बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म अराई। नाजरीन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि लियारी में एक इमारत गिरी जिसके नतीजे में 29 अफराद जो है वो जान से चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और 90% मलबा हटाकर 29 लाशें बरामद कर ली गई हैं। ये नाअहली किसकी है, जिसके ऊपर अब देखें, आज शजील मेमन साहब की और सईद गनी और ज़िया नजार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने DGSBCA को मुअत्तल कर दिया है और जो लोग इस नाअहली में, इस गैर जिम्मेदारी में शामिल होंगे उनको उनके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस तरह के वाक़यात पहले भी पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर सिंध में हो चुके हैं, लेकिन कोई भी पुरसान हाल नहीं है। साथ साथ आपको बताते चलें कि हुकूमत सिंध ने जो लवाहिकीन हैं, जो लोग इस हादसे में, नाखुशगवार हादसे में जो लोग जान से गए, उनके लवाहिकीन को फ़ीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। अभी 10-10 लाख रुपए मिलते हैं, नहीं मिलते, किस तरह मिलते हैं, कब मिलेंगे, ये तो सिंध हुकूमत जानती है, या फिर वो लवाहिकीन को पता होगा कि उनको मिलते हैं या नहीं मिलते। लेकिन इस तरह के वाक़यात पहले भी बहुत दफ़ा पेश आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई भी जो है ना वो कहते हैं ना कि अमली जामा अभी तक नहीं पहनाया गया इसको, कि भाई किसी को आपने इसके ऊपर FIR की गई हो, उसको सज़ा हुई हो। मुअत्तली तो होती है, फिर मुअत्तली के बाद कहीं ना कहीं दोबारा बहाली भी हो जाती है। इसी ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सैफुद्दीन एडवोकेट, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। बहुत खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सैफुद्दीन साहब, वाक़यात इस तरह के कराची में होते रहते हैं और ये जो, अब जाहिर है, अब तो आवाम को पता है कि 100 गज़ के ऊपर 7-7 मंजिला इमारत पूरे कराची में मौजूद है। मेरे पास एक पूरी लिस्ट है जिसमें मुख्तलिफ अजला हैं, जिसमें लियारी है, सदर टाउन है, रनछोड़ लाइन है, राम स्वामी, आराम बाग, क्लिफ्टन, रेलवे क्वार्टर, सिविल लाइन्स, आर्टिलरी मैदान, फ्रेयर और मुख्तलिफ जो अजला हैं, मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं, उनमें भरमार है इस तरह की इमारतों की जो वसीदा हैं और एक बनाई गई, किस तरह बनाई गई, नक्शे किस तरह पास हुए। आप किसकी जिम्मेदारी ठहराते हैं कि अगर ये इमारतें, ऊंची इमारतें बनती हैं, ये जिम्मेदारी, प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है और किसकी, सूबाई हुकूमत की बनती है। सूबाई हुकूमत के मातहत महकमा है कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जी हाँ। और कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो बजाय इसके कि नाजायज तामीरात को रुकवाए, वो तो सारा का सारा एक माफिया बन गया और नाजायज तामीरात करवा रहे हैं। आप तो बोसीदा इमारतों की बात कर रहे हैं ना, जो 30-40-50 साल पुरानी होंगी। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जेरे तामीर लाखों इमारतें हैं, वो इसी तरह की हैं कि जो सब बोसीदा हैं, जिनकी ना बुनियादें सही डाली जा रही हैं, ना तलाई सही होती है। आप तो बात कर रहे हैं रणछोड़ लाइन और रामस्वामी की। भाई मैं बात कर रहा हूँ PCHS सोसाइटी की, बहादुराबाद की, जमशेद क्वार्टर्स की। यहाँ पर आकर देखिए, सईद गनी साहब के भाई का हल्का है, जफरान गनी साहब का, सईद गनी साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बराबर में देखिए आके वहां पर क्या हो रहा है। रातों रात इमारतें बन रही हैं। 15 दिन में एक फ्लोर डाल रहे हैं, पूरा 600 गज पे, 1000 गज पे, जिसमें 12 15 फ्लैट बना रहे हैं। ना कोई इसको चेक कर रहा है, ना कोई इसका सरिया, खाली मजदूर मिस्त्री लगे हुए हैं और एक अनाड़ी ठेकेदार लगा हुआ है और बनाए चले जा रहे हैं, बनाए। मैं तो अल्लाह ताला से बस कहता हूँ कि इसकी कुदरत है कि कराची में खुदा ना ख्वास्ता कोई जरा सा भी झटका लग जाए तो होगा क्या। इसी तरह रेलवे की लाइन जो है, उसके साथ कच्ची आबादी, उसमें माफियाएं काम कर रही हैं और रेलवे वालों के साथ मिलकर आप देखिए आकर 100 गज पे, 50 गज पे 7 मंजिला इमारतें, जिसकी कोई बुनियादी नहीं है, जी हाँ। जिसमें कोई सरिया ही नहीं है, ईंटों पे ईंटें रखे चले जा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। देखिए, हुकूमत सिंध जिम्मेदार है, वजीर बल्दियात सबसे बड़े जिम्मेदार है। वजीर बल्दियात का टेलीफोन नंबर बेशुमार लोगों के पास है। मैंने खुद उनको कई दफा मुख्तलिफ इमारतों का भेजा, उन्होंने 1-2 में मामूली जिससे कार्रवाई थी वो करवाई, लेकिन बाकी जितनी इलीगल इमारतें बन रही थी पूरे प्लॉट पे, वो आराम से बन गई। हजारों की तादाद में। ये जो बैठा इसाक, जिसका नाम अभी जिसको इन्होंने वो किया मुअत्तल, ये शख्स वो है कि मैं इससे मिलने गया, सुबह लोगों ने बताया तो आते ही मगरिब के वक्त है भाई, आप इनसे काम मिलने आ गए 4 बजे, और मैं बैठा रहा 1.5-2 घंटे, पता लगा ये साहब गायब थे और ये शाम को बैठ के सारा धंधा करते थे। इनको जितनी, तो ये साहब खुद कुछ नहीं है, ये 0/0 है। सब कुछ कौन है? हुकूमत सिंध है, वजीर बल्दियात है।
ये दो जिम्मेदार हैं, वजीर बल्दियात को इस्तीफा देना चाहिए। ये 27 लोग जो मरे हैं, इनका खून इन लोगों के सर पर है कि जो पूरी और ये तो 27 लोग हैं ना। मैं तो उस वक्त से डरता हूँ कि कराची में जो ये लाखों इमारतें बना दी है गैर कानूनी इन्होंने, और जो रोज बन रही हैं, इसका क्या होगा। खुदा ना ख्वास्ता कराची में कोई छोटा सा भी जलजला आ गया तो मैं तो उस तस्वुर से कांपता हूँ कि अल्लाह न करे यहाँ कौन किसी मदद कर रहा होगा। तो भाईजान बात यह है कि ये लोग अंधे हैं क्या, ये बहरे हैं क्या? ये अखबारात में छप रहा है, रोज अखबारों में तस्वीरें छपती हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन की। और सबसे बदतरीन इस सूरत हाल एक और ये वाली हुई है कि हमारी हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट इतनी गैर मौसर हो चुकी है कि सैकड़ों दरखास्तें वहां पर पड़ी हुई हैं, सैकड़ों उन्होंने ऑर्डर्स पास किए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर दम नहीं है कि उन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करा सकें और लोगों की दरखास्तें सुने। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो ही चली जा रही है, लोग दरखास्त दे देते हैं, पिटीशन फाइल कर देते हैं जब शुरू होती है तामीरात, और हमारी हाई कोर्ट माशाल्लाह कान पे उसकी जूं नहीं रुकती और पूरी इमारत बन के खड़ी हो जाती है और हाई कोर्ट आराम से सो रही होती है। तो भाई ना अदालतें काम कर रही हैं और हुकूमत तो खुद माफिया बनी हुई है। तो ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है इसमें। अब मैं तो बस ये कहता हूँ कि जो इन सबके सरपरस्त हैं, जिन्होंने इन लोगों को लाकर बिठाया है, उनको सोचना चाहिए, चलो भाई आपने बिठा दिया, आपके सियासी कुछ मकासद थे जिनके तहत ये बैठ गए, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? कराची की डेमोग्राफी तब्दील कर रहे हैं, कराची में इलीगल तजावुजात कब्जे करवा रहे हैं, जाली गोट बनवा रहे हैं, जाली गोट पूरी कराची के अंदर बन रहे हैं। क्या तमाशा कराची तो एक बहुत बड़े गोट के अंदर तब्दील हो गया है। तो बदतरीन सूरत हाल आप मोटरसाइकिल वालों की देख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि लोगों ने नंबर प्लेटें ऑलरेडी लगी हुई है उनके सबकी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पे, आपके दिमाग में अचानक बैठे बैठे सूझा कि एक अजरक की पट्टी वाली भैया आपको अजरक की पट्टी वाली देनी है तो आप मुफ्त के अंदर दें, आप पैसे किस बात के ले रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास बनी हुई नहीं है, अभी आपके पास मौजूद नहीं है, तो आपने चालान करने शुरू कर दिए। साफ लगता है कि पूरा ड्रामा सिर्फ पैसे जमा करने की खातिर हो रहा है। किसी साहब ने कहा होगा कि भाई अब इतने पैसे चाहिए, एक नया धंधा खोल दिया। अब क्या कहते हैं, जितने ठेके दिए जाते हैं, जितने और सारी चीजें होती हैं, उनमें पैसे पूरे नहीं होंगे। इस तरह के लोगों का पेट तो जहन्नम भरती है और कोई चीज तो भरती नहीं है। जहन्नम की मिट्टी भी नहीं भरती तो दुनिया की मिट्टी तो नहीं भरती। तो बहरहाल ये किए चले जा रहे हैं, लेकिन मैं तो ये हैरान हूँ कि सब देख रहे हैं तमाशा, कब तक मामला ये आगे चलेगा इस तरीके से। अल्लाह खैर करे बस जनाब। अच्छा, ये तो आपने बहुत तफसीली तौर पर हमें आगाह किया है कि पूरी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, यकीनन सबको ये मालूम है, लेकिन ये पूरा मलबा आज नबील कबूल साहब, सईद गनी साहब, उन्होंने कल ही एतराफ़ कर लिया था। नबील कबूल साहब जो है उन्होंने आज भी ये बात कही कि SBCA जो है वो करप्शन से भरा हुआ इदारा है और बहुत सारे अफसरान रिश्वत लेकर काम करते हैं और बहुत सारे अफसरान जो हैं वो इस सब चीज़ों में मुलव्विस हैं। तो आखिर क्यों ये अपने ही वज़रा को इस्तीफ़े का नहीं कहते? जाहिर है अगर आपके अंडर, जो आपके अंडर में इदारा आ रहा है, अगर उसके आपके नाक के नीचे करप्शन हो रही है तो अल्टीमेटली तो वजह आप ही हुए ना कि आपको संभालना नहीं आती चीज़ों को। तो आपको नहीं लगता कि इनको इस्तीफे देने चाहिए, या अपने ही जो वज़रा हैं आप उनको कह रहे हैं तो इस्तीफे भी दिलवाएं ना उनको? इस्तीफे दिलवाएं। देखिए मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी मुजरिमाना कार्रवाई है, इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत है, चाहे वो वजीर बल्दियात हों या दूसरे वज़रा हों, उन सब के उस पर कि आपकी नाक के नीचे सब हो रहा है। लेकिन आपने किया क्या, आपने पूरे सिंध से करप्ट तरीन अफसरान को लाके सिंध में तैनात कर दिया और वो अफसरान क्या कर रहे हैं कि तामीरात करवा रहे हैं इलीगल। अच्छा फिर सईद गनी साहब को जब लोग भेज रहे हैं शिकायतें, सईद गनी साहब ने फरमाया था मैं डिप्टी कमिश्नर को भी इख्तियार दे रहा हूँ, मैं इसको, अरे यार अगर ये आप मुझे बताइए कि ये लोग संजीदा हो, ये सिर्फ थाने को इख्तियार देते हैं, थाने को इख्तियार देते हैं कि साहब थाने में कोई भी UC चेयरमैन, कोई काउंसलर, कोई सरकारी आदमी, मैं कहता हूँ आम आदमी को भी चले ना दें, तो अगर वो शिकायत लिखा है आप पकड़ ले बंदे को जाके। यार मुंह चुड़ा रहे हैं ये बिल्डर इतने मैं देखिए, और मैं तो ये हैरान हूँ कि FATF सब गायब है, नैब गायब है, FIA गायब है। भाई ये खरबों रुपए की ब्लैक मनी, इस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये प्लॉट खरीदते हैं सादे कागजों पे या पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिल्डर, और वो बिल्डर बनाता है और कैश के अंदर पैसा ले लेता है। पूरी ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी कहीं रिकॉर्डेड नहीं है, और ये खरबों रुपए की जो ये ट्रांजैक्शन है मतलब ये सारी की सारी चल रही है, ना इस पे कोई टैक्स है ना कोई। आप मस्जिद के चंदे के बक्से ढूंढ रहे हैं जाकर, आप मस्जिद के और मदरसे के ट्रस्टों के पीछे लगे हुए, और आपको ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, ये खरबों रुपए कौन लोग इनके अंदर लगा रहे हैं। तो भाई बात यह है कि पूरा निजाम इतना गंदा हो चुका है, ये मछली अपने सर से सड़ रही है। कहते हैं ना, ये बंगाली की मशहूर मसाला है कि मछली सर से सड़ती है, ऊपर से सड़ांध है,
हुकूमत की तरफ से सड़ान है, ये कुछ नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे और आपके हवाले कर दें, हम 2 दिन में इसको ठीक कर लेंगे। भाई देखें, पूरी कराची में अंधे को भी नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। सईद गनी साहब जो वजीर बल्दियात है, खुद उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें महमूदाबाद है, अख्तर कॉलोनी है और पीसीएचएस उनके बराबर में लगती है, कराची एडमिन सोसाइटी उनके बराबर में लगती है, वहां सारा क्या कुछ हो रहा है, ये अंधे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा क्या? सब नजर आ रहा है, सब पता है, सब लोग शिकायतें कर रहे हैं, सईद गनी साहब को मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन सईद गनी साहब सुकून से बैठे हुए और मलबा डालना किस पे चाह रहे हैं, इसके ऊपर जो ये डीजी इसको इन्होंने खुद लगाया था। मजेदार बात यह है, इसाक खोड़ो को एक दफा डीजी लगाया, उन पे करप्शन के और इलीगल कंस्ट्रक्शन इल्जाम लगे, उनको हटा दिया गया। भाई दोबारा क्यों लगाया आपने उनको? दोबारा क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि आपको उनसे काम लेने थे बड़े बड़े, आपने उनसे कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में वो तरमीम करवाई जिसके जरिए आपने ये तय किया कि 400 गज से बड़े कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो तो उसके ऊपर आप आराम से जो है उसका कमर्शियल इस्तेमाल कीजिए, उस पर कैफे बनाइए, उस पर खेल कूद का जो चाहे कीजिए। और आपने उनसे ये काम करवाया कि कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन में दूसरी तरमीम ये करवाई कि तमाम एमिनिटी प्लॉट्स को और तमाम जो सोशल वेलफेयर के प्लॉट्स है उनको और तमाम हेल्थ से मुतालिक लैंड को आपने एमिनिटी से बाहर निकाल दिया, ताकि ये पूरे सिंध के अंदर बिखरी हुई खरबों एकड़ अरबों खरबों रुपए की जो जमीनें हैं इसको आप आराम से हड़प कर सके, इस पे कमर्शियल प्लाजे तामीर कराएं। वो तो अल्लाह भला करे जमात इस्लामी का, उसने इसका नोटिस लिया, हाई कोर्ट में केस किया, उसके बाद ये मजबूर हुए इसको वापस देने पे। यार ये तो जानबूझकर तबाह कर रहे हैं। होता है ना कि चले गफलत है, नाहली। देखिए सईद गनी साहब या तो बहुत बड़े नाहल हैं, तब भी उनको नहीं रहना चाहिए, या वो किसी माफियाओं के या सिस्टम के हाथों में खेल रहे हैं तो अभी उनको नहीं रहना चाहिए। तो जो आदमी मतलब जिस काम के लिए वजीर बना है, अगर वो काम नहीं कर रहा, अगर उसके बजाय उल्टा काम कर रहा है, अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो है मुल्क की मईशत को तबाह करना शुरू कर दे, अगर वजीर दाखिला मुल्क में दहशतगर्द ग्रोहों को की सरपरस्ती करनी शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई तो दुश्मन, इसको हटाओ फौरी तौर पर है। ये सईद गनी साहब बैठे हुए, उनके मातहत जितने महकमे हैं उनमें बदतरीन करप्शन, बदतरीन बद इंतजामी और बदतरीन किस्म के हालात हैं और सच हर चीज उल्टी हो रही है। तो फिर सईद गनी साहब क्यों बैठे हुए हैं? उनको तो हट जाना चाहिए फौरन। अच्छा, लेकिन वो सबके ये बड़ी आपने ये अहम बात की कि अगर आप वजीर हमारा करप्शन कर रहा है या किसी के हाथों मजबूर है तो जाहिर है वो नाअहल है। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात ये है कि पिछले 1.5 महीने पहले मैं सुनने में आया, बल्कि बहुत वसूख ज़राए से पता चला कि लियाकताबाद और नॉर्थ अहमदाबाद में जो बिल्डर माफिया है, ख़ासतौर पर पोर्शन माफिया, उनके जो ठेकेदार हैं उनको पकड़ा जा रहा है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा भाई ठेकेदारों को क्यों पकड़ रहे हैं? जो ठेकेदारों को परमिशन देते हैं आप उनको पकड़े। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, SBCA, नैब, एंटी करप्शन उनके पीछे पड़ी हुई है। जो बिल्डर्स हैं, भाई बिल्डर्स ने तो आपने कराची को तो पट्टे पर दे दिया है, वहाँ पर बाकायदा तौर पर पट्टा सिस्टम है, जो वहाँ का एक्सीएन होता है या कोई जिम्मेदार होता है वो एक सिस्टम चला रहा होता है। मैं बस किस तरह बताऊँ, आपको मालूम है कि किस तरह सिस्टम चलता है कि मैंने SBC भी देखूंगा, मैं मीडिया भी देखूंगा, मैं पुलिस भी देखूंगा, मैं फलाना देखूंगा, मैं NGOs भी देखूंगा, मैं पटिशन्स भी देखूंगा जो मोहल्लेदार लगाएंगे। इन सब को देखने का मेरा ये पर छत या पर पोर्शन जो है ना, मेरा ये कमीशन है, वो 3 लाख 4 लाख 5 लाख जो भी होता है वो सब में एक कद्दू कटता है जो सब में बंटता है, और वो बांटती हुई जो रकम है वो सब तक पहुँचती है, पुलिस इदारे मुख्तलिफ इदारों तक पहुँचती है। लेकिन बड़ी हैरानी हुई मुझे कि वहाँ के जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार देखिए, ठेकेदार को तो आप जो ठेका देंगे वो बना देगा। आप बिल्डर्स को पकड़ें, आप ठेकेदारों को पकड़ लें, आप बिल्डर्स को पकड़ें, बल्कि आप अपने इदारों को पकड़ें जिन्होंने परमिशन दी, जिनके नाक के नीचे ये काम हुआ, तो ये उनको नहीं पकड़ रहे, ठेकेदारों को पकड़ लें। मसला ये है कि ये सारे बकवासियात जो होती है ना, ये सिर्फ कैमोफ्लेज करने के लिए होता है। ये इसलिए होता है लोगों को धोखा दें कि अब हमने कार्रवाई, जो लोग बोल रहे होते हैं ना इसके खिलाफ, तो उनको तसल्ली दें कि भाई हमने कुछ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन अंधा भी इस बात को जानता है कि ये कार्रवाई झूठ, फ्रॉड होती है पूरी की पूरी। आप एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं, एंटी करप्शन वाले तो पैसे वसूल करते हैं इस बात के कि क्या कहते हैं क्या वो उनके तो लोग फिरते रहते हैं दलाल, और वो बिल्डिंगें ढूंढते रहते हैं इस तरह की, फिर उसके बाद वो नोटिस लेके उनको बुलाते हैं, एंटी करप्शन से पूछे उसने कोई मुकदमा इससे फाइनल किया, कुछ भी आगे बात बढ़ाई। 36 क्यों उन्होंने फाइलें मंगाई मुख्तलिफ इदारों से। मुझे तो पर्सनली मालूम है कि ये लोगों को बुलाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको चलता कर देते हैं। कोई
तो भाई बात ये है कि हुकूमत, ये महकमा भी, एंटी करप्शन भी हुकूमत के मातहत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी हुकूमत के मातहत, लैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी, सब हाँ, हुकूमत एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं ना। सब एक थैले के सट्टे बट्टे हैं। ये तो देखिए करना नहीं चाहते ना। अगर करना चाहें, मैं मेरी समझ में नहीं आता, अगर आप कोई काम करना चाहेंगे अच्छा, तो आप वहां पर करप्ट आदमी को लगाएंगे, ना अहल आदमी को लगाएंगे लाकर। आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के ऐसे बदनाम तरीन लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर, जो पौश इलाके हैं, जिन इलाकों में कमाई सकती है, मलाला के लगा रहे हैं। अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही हैं, अखबारों में उनकी खबरें छप रही हैं कि ये आदमी है जो करप्शन करा रहा है, ये है डायरेक्टर, ये डिप्टी डायरेक्टर, ये असिस्टेंट डायरेक्टर, ये इंस्पेक्टर, ये बेईमान है, ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो मतलब ये जितने भी इदारे हैं, कोई सा भी इदारा हो, चाहे वो ऊपर वाला इदारा, दरमियान वाला इदारा या नीचे वाला इदारा, वो सारे के सारे इदारे, मतलब इससे तो ऐसा लगता है ना कि ये सारे के सारे इदारे इसमें मतलब सरपरस्ती कर रहे हैं जिन लोगों की जो करप्शन कर रहे हैं, लेकिन देखें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कराची तबाह हो रहा है। आप मुझे बिल्कुल बताइए, ऐसा ही है। देखिए एक तो ये जान का खतरा तो पैदा हो गया, बहुत बड़ा खतरा है, माल का खतरा भी पैदा हो गया कि जिनकी बिल्डिंग गिर जाएगी उनका माल वाल सब चला जाएगा। लेकिन मुझे बताइए कि जिन मोहल्लों में एक छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लॉट पर, जहाँ पर 10 आदमी 12 आदमी रहते थे घर के अंदर, वहां पर 50 आदमी रहना शुरू कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि हर कराची के हर मोहल्ले में पार्किंग की जगह कहीं नजर नहीं आती, आप एक गाड़ी नहीं गुजार सकते, पानी की किल्लत पैदा हो रही है, गैस की किल्लत पैदा हो रही है, बिजली की किल्लत पैदा हो रही है, सीवरेज सिस्टम तबाह बर्बाद हो रहा है। हम तो बुरा भला कह रहे हैं ना जी, चेयरमैन है, फलाना है, केएमसी है, डीएमसी है, ये मसला तो अपनी जगह है, नाअहली का या काम ना करने का, ये जो भी, लेकिन है क्या कि वजह भी तो देखें आप। वजह ये है कि आप एक एक प्लॉट के ऊपर, जहाँ पर एक घर था वहाँ 8-8 मंजिला, 6-6 मंजिला, 12-12 घर, 10-10 घर बनवाने की इजाजत दे रहे हैं और उसमें आके लोग रह रहे हैं। तो फिर कहाँ से ये फैसिलिटीज आपको मिलेंगी? तो कराची का तो इस वक्त बदतरीन हाल है। ये जो मुझे समझ में नहीं आता कि बिलावल का विजन ये लोग कहते हैं, तो बिलावल का यही वाला विजन है जो कराची बनने जा रहा है। ये कराची तो यानी पीपल्स पार्टी, मैं तो इसलिए घरेड़ी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो अजाइम है और जिस तरह वो काम कर रही है, अगर 100 साल भी रहे ना तो कराची तो गर्क हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, कराची नहीं आगे बढ़ सकता आगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कराची को मुझे ऐसा लगता है कि कराची को बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत जो है वो तबाह किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कराची से जो कराची के लोकल लोग हैं वो निकल जाएं और कराची को पता नहीं किन एलियंस के साथ उन्होंने आबाद करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे कि जमात इस्लामी का क्या स्टांस रहेगा और अब हल क्या है? दो सवाल हैं। एक तो हल बताएं कि क्या है इन सब चीज़ों का, और जमात इस्लामी का स्टांस क्या है? देखिए हल तो एक तो होता है ना कि भाई हुकूमत काम नहीं कर रही, आप हुकूमत से कहते हैं भाई काम कर दो, हुकूमत बहुत अच्छी होती है, उसको पता नहीं होता, काम करने लगती है। तो हुकूमत तो मैंने बता दिया आपको क्या है, हुकूमत तो खुद माफियाओं की सरपरस्त है, माफियाएं पैदा कर रही है और पूरी माफिया की उसने कराची में कब्ज तसल्लुत करा दिया है। फिर आप कहते हैं भाई अगर वहां भी नहीं होगा तो अदालत चले जाएंगे, अदालत भी चले गए, हम तो हाई कोर्ट हर मसले पे चले जा रहे हैं। हाई कोर्ट का तो आप बदतरीन हाल देखें ना, आज लोड शेडिंग की पिटीशन लगी थी यार, लोड शेडिंग का मसला कितना बड़ा है, 18-18 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और हमारी हाई कोर्ट ने आज के बाद 20 दिन बाद की तारीख दी है, 27 तारीख। इससे अंदाजा कर लें कि उनकी प्रायोरिटी क्या है और उनकी रफ्तार क्या है। तो इसके बाद देखें सिवाय अवामी जद्दोजहद के कोई और तरीका नहीं रह जाता। हाफिज नईम साहब ने जो बिल्कुल सही नारा लगाया था कि उठोगे तो मसला हल होगा, समझे ना, निकलोगे तो किस्मत बदलेगी, सिवाय इसके कोई और चारे कर रही है जमात इस्लामी ने। तो बिल्कुल ये बात को हम तो देखें अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हमारे पास तो इसके अलावा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने शहरियों के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई चारेकार नहीं है कि हम एक बड़ी जद्दोजहद करें, भरपूर जद्दोजहद करें, मुसलसल जद्दोजहद करें इन माफियाओं के खिलाफ। जब जाके ये शायद कहीं मामला रुकेगा और हो सकता है कि वो लोग जो इनको बिठाने वाले हैं उनको भी अब महसूस हो कि यार अब तो पानी जो है नाक से भी ऊपर हो गया, तो अब कुछ कर लो भाई थोड़ा सा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, वरना ये कि एक बड़ा इनकलाब आएगा, एक ये तब्दीली आएगी, इसी तरीके से आएगी, बड़ी तहरीक मूवमेंट कोई ना कोई इंशाल्लाह ताला बनेगी और हम तो उसकी कोशिश कर रहे हैं कि अब बने। क्योंकि अब देखिए सिंध हुकूमत जो है ना, कराची के लिए तो कम से कम सिक्योरिटी रिस्क है। एक बात मैं आपको और बताऊं आखिरी, देखिए कराची को पीपल्स पार्टी ने, मुझे ये यकीन है कि पॉलिटिकल वजूहत से नहीं दिया। पीपल्स पार्टी को ये पता है कि कराची के लोग उसके साथ नहीं है। कराची को इन्होंने सिर्फ एक उस सिस्टम के लिए लिया है कि जिसके तहत पैसा कमाया जाता है। कराची के तमाम इदारे, केएमसी, कराची की जितनी बहुत सारे टाउन और कराची का बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और वाटर बोर्ड, ये सारे एमडीए, एलडीए, ये सब पीपल्स पार्टी के नरगे में आ गए ना।
तो अब इसके जरिए से जो करप्शन, जो पैसा है वो कमाया जा सकता है। पीपल्स पार्टी को कराची की सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, उसने भी झबलू में 8-10 सीटें यहाँ से कमा ली, वो अपनी जगह है। उसके पास पहली बहुत सीटें थी, सिंध से उसने कमा ली थी, लेकिन कराची को सिर्फ वो इस सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते जाते हैं कि पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। पूरी केएमसी ये काम कर रही है। आप केएमसी के आप जाके गुज़िश्ता 10-12 साल के टेंडर निकाल लीजिए और उनको चेक कर लीजिए क्या काम हुआ। देखिए, हर साल ही कहते हैं हमने 10 अरब का 20 अरब का काम करवा दिया। अगर काम करवा दिया तो काम है का? वो काम कहाँ है? कराची ही मतलब बजाय आगे बढ़ने के पीछे क्यों हट रहा है भाई? पीपल्स पार्टी 17 साल से है, 17 साल में आपको पता है पीपल्स पार्टी को 10,000 अरब रुपए मिले। 10,000 अरब, बिल्कुल ऐसा ही है। एनएफसी से और सिंध से जो टैक्स जमा हुआ है इनका, कराची से खास तौर से, तो इनके पास 10,000 अरब। अब मुझे बताइए 10,000 अरब में एक तो कराची में लगाया क्या, फिर जो लगाने के नाम पे जो ड्रामा किया तो वो भी सारा का सारा पैसा खा लिया, पी लिया, खत्म हो गया, निकाल भी नहीं मारा इन्होंने। तो ये सूरत हाल है, तो बदतरीन बार के अल्लाह ताला खैर करेगा। हम तो लगे हुए जद्दोजहद के अंदर, और हमें तो ये है यकीन कि इसके अलावा कोई और चारेकार और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे तो अल्लाह ताला यहाँ की किस्मत भी बदलेगा। लोगों का देखिए दिल तो बदल दिया अल्लाह ने, जमात इस्लामी के साथ हो गए, तमाम इंतखाबात में भरपूर वोट डाले। हम चाहते हैं कि लोग जो हैं इस मायूसी से बाहर निकल आए। असल में लोगों में ये मायूसी पैदा कर दी गई है कि यार कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं, हम लोगों से कहते हैं होगा, निकलेंगे तो जरूर होगा, पहले भी हुआ है और इंशाल्लाह आइंदा भी होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब नायब अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि ये सिर्फ हम अवामी जो पावर शो है वो कर सकते हैं और उसके ऊपर हम करेंगे। जिस तरह उन्होंने बताया कि एक बहुत अजीब सी बात है कि आप लोड शेडिंग की एक शिकायत लेकर सिंध हाई कोर्ट जाते हैं और सिंध हाई कोर्ट आपको जो है ना वो तारीख 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 27 दिन के बाद की देती है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। प्रायोरिटीज़ जो है ना ये ऐसी है नहीं, और सिंध हाई कोर्ट भी मजबूर है, फेडरल का इदारा है और सिर्फ एक काम कर सकती है, सिंध हाई कोर्ट के लाइसेंस मनसूख कर दे कराची में, जो कि पावर्स हैं सिंध हाई कोर्ट के पास, लेकिन वो करती नहीं है। उसके पीछे क्या मसाइल हैं ये सब लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस जो है ना वो रीन्यू नहीं होना था, लेकिन रीन्यू कर दिया गया। 20 साल का एक और बोझ कराची के ऊपर के इलेक्ट्रिक का डाल दिया गया। इसी तरह अगर हम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात करें, केएमसी की बात करें, हम जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी बात करें, हम अगर और जो इदारे हैं उनकी बात करें, ये तमाम तर इदारे सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और लेकिन इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। कराची के रोड टूट फूट का शिकार हैं। नंबर प्लेट्स का एक अलग से जो है ना वो सर दर्द आवाम के लिए कर दिया गया है और उसकी तारीख अगस्त की 14 अगस्त है आखिरी तारीख, लेकिन बावजूद इसके भी चालान ख़ास तौर पर मोटरसाइकिलों के भारी चालान किए जा रहे हैं गरीब आवाम के ऊपर। हम बात करेंगे, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, सिंध का एक और मसला कि आपकी मिनिमम वेज जो है वो कितनी होनी चाहिए। इस वक्त जो सिंध का जो नया बजट आया है उसके मुताबिक जो आम सबसे कम जो मज़दूर की तनख्वाह है वो 40,000 रुपये मुकर्रर की गई है महीने की। अच्छा, जो थोड़े से सेमी टेक्निकल लोग हैं, हुनरमंद अफराद, उनकी तनख्वाह की गई है 41,980 और जो हुनरमंद अफराद हैं उनकी तनख्वाह है मिनिमम 48,000 रुपये। अच्छा, इसमें एक बड़ी अजीब सी बात है, वो ये है कि तनख्वाह में अगर 40 से 48,000 में 8,000 का मेजर डिफरेंस है। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है एक उस तबके के लिए जिसकी तनख्वाह 40 से 48,000 के दरमियान है। तो डिटर्मिनेशन कैसे होगी, कौन सी कैटेगरीज फॉल करती हैं हुनरमंद अफराद में और कौन सी कैटेगरीज फॉल नहीं करती गैर हुनरमंद अफराद में। जो सेमी हुनरमंद अफराद हैं, किस तरह आपने इसको कैटेगराइज किया है और क्या आपकी जो लेबर डिवीज़न है या जो आपकी लेबर की मिनिस्ट्री है, क्या इस पर पाबंदी करवा सकेगी? क्या पिछले साल या उससे पिछले साल या उससे पिछले साल इस पर पाबंदियां हुई हैं कि आपका जो प्राइवेट तबका है, जो प्राइवेट आपका सेक्टर है, वो एक मज़दूर को इतनी तनख्वाह देता है कि वो तनख्वाह उसकी कम से कम 40,000 हो, जो कि बढ़ानी चाहिए थी। और अगर 40,000 भी है, जिस तरह वो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कह रहे थे कि हम ये सब चीज़ें मार्केट की तनख्वाह देखकर और जो प्राइवेट सेक्टर है उनसे बात करके ये चीज़ तय करते हैं, एक ज़ाहिर एक डेडलाइन या एक लाइन तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन क्या
मकसद ये है कि क्या हमारे लोग या जो आजकल का माहौल है, ख़ास तौर पर हम सिंध की बात करें, अगर हम कराची की शहरी हैं, हम कराची की बात करें तो हमारे बिल, हमारे किराए, हमारे राशन, हमारे दूध, हमारा बच्चों की फ़ीस और जो आने जाने का, यानी कि अगर आप काम पर जाते हैं उसका पेट्रोल, अगर हम उसकी बात करें, अगर आप बाइक होल्डर हैं तो पेट्रोल, फिर चालान, फिर नंबर प्लेट, ये भी मसाइल हैं। तो मुझे कोई ऐसा शख्स जो हुक्मरानों में से कोई एक शख्स, चाहे वो एमपीए हो, एमएनए हो, जो इस वक्त हुक्मरान जमात है पीपल्स पार्टी, उसका कोई शख्स मुझे महीने का बजट 40,000 रुपये, 40,000 रुपये जो है वो मुझे वो बना कर दिखाए कि 40,000 रुपये में वो किस तरह वो है। अच्छा, इस चीज़ पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर हमारे सीनियर साफी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ सीनियर साफ़ी मोहम्मद फराज साहब मौजूद हैं। फराज साहब, बताइएगा कि 40,000 रुपये मिनिमम वेज रखी है सिंध हुकूमत ने उन लोगों की जो नॉन टेक्निकल हैं, जो थोड़े से टेक्निकल हैं, उनकी वेज रखी है 41,980, और जो मुकम्मल तौर पर हुनरमंद अफराद हैं उनकी हमारे यहाँ वैल्यू 48,000 रुपये की है। तो अब सवाल ये है आपसे कि आपका बड़ा ताल्लुक़ रहता है इस ऐसे तबके से भी जो हुनरमंद है, गैर हुनरमंद, आपका ताल्लुक़ रहता है उन लोगों के साथ जो बिजनेसमैन है, आपका ताल्लुक़ रहता है उन लोगों के साथ जो मजदूर तबका है। तो बताएं कि बजटिंग कैसे कर सकते हैं हम इस तरह? सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि देखें, शेर जो होता है ना, वो जंगल का बादशाह होता है। वो चाहे अंडा दे चाहे बच्चा दे, किसी और जानवर के अंदर इसके सवाल करने की हिम्मत नहीं होती। तो यही काम हमारे यहाँ पे सिंध हुकूमत का है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। वो 40,000 रखें, वो 40 लाख रखें, वो 4 लाख रखें, उसका इफेक्ट क्या आना है? ये चीज कोई भी वो नहीं कर रहा। आप किसी भी सरकारी मुलाजिम को देख लें जो कि डायरेक्ट इसका इफेक्ट आएगा उनके ऊपर, तो क्या उनका गुजारा अपनी तनख्वाहों पे होता है? नहीं, जाहिर है सरकारी मुलाजमीन, कुछ मुलाजमीन तो ऐसे होते हैं ना जिनको मौका नहीं मिलता, वो नेकी है। देखिए, ये एक निग्लिजिबल अमाउंट होती है, इनका एक बहुत छोटा सा एक फैक्टर होता है। बाकी मुझे आप सरकारी छोटी से छोटी खतरों की पोस्ट उठा के देख लें तो कोई भी ऐसा नहीं है जिनका गुजारा सिर्फ उनकी तनख्वाहों के ऊपर हो। अच्छा, एक प्राइवेट है, हमारे यहाँ पे कराची वालों के लिए कौन सी जॉब्स हैं? कराची वालों को, जो अगर मैं कराची वाला हूँ, आप कराची वाले हैं, हमें सरकारी जॉब मिलेगी? नहीं। हमें कहाँ जॉब मिलेगी? हमें किसी प्राइवेट इदारे में जॉब मिलेगी। तो क्या वो प्राइवेट इदारा जो है वो मिनिमम वेज के मामलात को पूरा कर रहा है? नॉट। किसी दुकान के ऊपर अगर कोई बंदा काम करता है, मुलाजिम है, वो दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो उस दुकान पे बैठता है, 10 घंटे की ड्यूटी करता है, क्या उसको 40,000 रुपये तनख्वाह मिलती है? नहीं मिलती। तो कराची वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हुकूमत सिंध इसको 4 लाख कर दे, 10 लाख कर दे। हम कराची वालों के लिए अपॉर्चुनिटी ही नहीं है उन जगहों पे जहाँ पे ये मिनिमम वेजेस के जो क्राइटेरियाज हैं उनको देखा जाता है या उनको फॉलो किया जाता है। हम कराची वाले तो उस जगह पर हैं जहाँ पे ना हमें कोई पूछने वाला है और हम उससे बहुत नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो जॉब वाला तबका है कराची का। अच्छा, नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सवाल भी यही था, और मेरा अपने आप से और आपसे और पूरे का सिंध से, ख़ास तौर पर हुकूमती नुमाइंदगान से सवाल है कि आपने मिनिमम वेज तय कर दी, इसके ऊपर अमल दरामद करवाना किसका काम है? कौन अमल दरामद करवाएगा? अगर अभी मैं और आप उठा के एक सर्वे कर लें, लाइव सर्वे कर लेते हैं हम, तो अभी पिछले साल की जो तनख्वाहें हैं अगर उसी पर बात कर लें, जो कि 37,000 रुपये थी, 3,000 बढ़ा दी इन्होंने, पेट्रोल 100 रुपये बढ़ा दिया लेकिन तनख्वाह 3,000 बढ़ा दी। लेकिन बात यह है कि पिछले साल की हम अगर बात करें 37,000 रुपये मिनिमम वेज थी, तो फराज साहब अगर अभी हम सर्वे के लिए जाएं तो क्या हमें 37,000 रुपये वेज मिलेगी किसी सिवाय उन जगहों के जहां पर जो लोग अपने दिल से रखना चाहते हैं और जो लोग थोड़ा सा डरते हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो एक्सपोर्ट क्वालिटी फैक्ट्री मालिकान हैं वो, उसके अलावा आप आम जगहों पर चले जाएं, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलती। और जिस हिसाब से
महंगाई हमारे यहाँ पे पिछले कुछ सालों में, पिछली एक दहाई में बढ़ी है, उस हिसाब से अगर इस मिनिमम वेज को दिए भी दिया जाए तो एक गरीब आदमी उसमें गुजारा करना उसका पॉसिबल ही नहीं है। हमने बेसिकली एक बहैसियत एक माशरा अपने गरीब को से जीने का हक छीन लिया है। हमने बहैसियत एक माशरा अपने गरीब के लिए सिर्फ 2 ऑप्शंस छोड़े हैं कि या तो आप खुदकुशी कर लें या तो आप करप्ट हो जाएं। कोई तीसरा ऑप्शन उसके लिए छोड़ा ही नहीं है। नहीं, करप्ट तो गरीब आदमी नहीं हो सकता ना। अब जाहिर है, अब ये कहते हैं डकैतियां हो रही हैं, ये कहते हैं चोरियां हो रही हैं। एक चीज आपकी जिस तरह से बाहर होगी, डकैतियां चोरी तो होंगी ना, लेकिन अब इसको हम अप्रिशिएट तो भी नहीं कर सकते। लेकिन इसका हल क्या करें, क्या करें फराज साहब? देखें, सिर्फ यहाँ पर चोरी और डकैती नहीं है। अगर हम चाहते हैं ना एक माशरे के लिए के ऊपर देखने के लिए जाते हैं जब, तो वहां पर हम ये देखते हैं, पाकिस्तानी माशरे के बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर आदमी करप्ट है, जिसकी जितनी बसात है वो उतनी करप्शन कर रहा है। कोई टैक्स चोरी कर रहा है, कोई बिजली चोरी कर रहा है, कोई क्या चोरी कर रहा है, कोई कहीं पे पैसे बचा रहा है, कोई गटर के ढक्कन निकाल के बेच रहा है। तो मतलब ये इस नहज तक हमारे माशरे को ले जाने के जो मजबूर हुआ है हमारा माशरा, उसके पीछे हमारी अशराफिया है। और अशराफिया के सर पे जूं भी नहीं रेंगती। उनको फर्क नहीं पड़ता ना भाई, उनके कुत्ते एक दिन में 40,000 रुपए के बिस्किट खा जाते हैं भाई। उनको क्या फर्क पड़ेगा? असेंबली में बैठ के करोड़ों के बिस्किट खा जाते हैं। बिल्कुल, तो उनको क्या फर्क पड़ना है? आप 4 लाख कर दें भाई बेसिक पे, यहाँ पर किसी को मिलनी नहीं है वो बेसिक पे। तो हम कराची वालों को तो ये बेसिक पे बढ़ाकर और मिनिमम वेज दिखाकर आप खुश नहीं कर सकते ना। वो दौर अलग थे जब हम खुश हो जाते थे, अब शऊर आ गया है लोगों के अंदर। तो अब यहाँ पर अब इसका हल क्या है फराज साहब? इसके कोई शॉर्ट टर्म हल नहीं है। इसके हल की शुरुआत करनी पड़ेगी, असली नुमाइंदों को असेंबलियों में लाया जाए, असली नुमाइंदा हुकूमत बनाई जाए, यहाँ से शुरुआत होगी। मतलब फिर नहीं समझे, मतलब फिर नहीं समझे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि आप असली जो नुमाइंदे हैं अगर उनको आप असेंबलियों में भेजेंगे तो मतलब फिर हम ना ही समझे, क्योंकि हमारी जो हुकूमतें हैं वो तो वोटों पर तो नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर वो बड़े मामलात में कॉम्प्रोमाइज करते हैं और बड़े मामलात का फायदा कुछ बड़ी जगहों पर होता है, तो इस वजह से जो है ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। जो जिनको फैसला करना है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा माशरा, हमारी आवाम किस तरफ जा रही है, किस तरीके से। एक गरीब आदमी के बच्चे को अगर बुखार भी हो जाता है तो उसके पास इतनी सहूलत नहीं होती कि वो किसी गली मोहल्ले के क्लिनिक में जाके उसको 200 रुपए डॉक्टर को ओपीडी पे दिखा सके। तो इस लहज पे तो ये ले आए हमारे माशरे को। अब इससे आगे बहुत भयंकर सूरत हाल होगी। बहुत शुक्रिया फराज साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आपने जो है ना वो मायूस किया है, जाहिर है मायूसी की बात है। और जिस तरह आपने कहा कि असली नुमाइंदों को जाना पड़ेगा असेंबलियों में, और असली नुमाइंदे असेंबलियों में जो है ना वो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ वोटों पर फैसले नहीं होते। हमारे यहाँ फैसले शायद बंद कमरों के अंदर होते हैं, और वो किस तरह होते हैं ये आवाम भी जानती है कि आवाम ने किसको वोट दिया और कौन असेंबलियों में आज हम पर विराजमान है। पीपल्स पार्टी की हुकूमतें पिछले तकरीबन 2 दहाइयों से, अगर बात करें हम 2008-9 से अभी 2025 चल रहा है, तो 15-16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि आपने कराची की आवाम के साथ क्या किया है, आपने सिंध की आवाम का क्या हाल कर दिया है। हम आपके बड़े बड़े इश्तहारात देखते हैं कि आपने ये कर दिया है, आपने भुट्टो एक्सप्रेसवे बना दिया, आपने थर पारकर में रोड बना दिए, आपने जो है ना मीरपुर खास में रोड बना दी, आपने हैदराबाद में रोड बना दी। ये जिम्मेदारी है आपकी, आप किस चीज़ की नुमाइश कर रहे हैं? अगर मरीम नवाज साहबा वहाँ पर नुमाइश करती हैं तो हम उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। सिंध का भी यही हाल है कि ये तो आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। अपना हेल्थ केयर सिस्टम देख लें, अपना एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देख लें। हमारे यहाँ इन सब चीज़ों की बड़ी कमी है। और हमारे जिस तरह आप बजट लेते हैं, जिस तरह अभी बताया कि सैफुद्दीन साहब ने कि 10,000 अरब कहाँ खर्च हुए, 10,000 अरब, और फिर आप हमसे 15% टैक्स भी लेते हैं, और हम जनरल सेल टैक्स भी देते हैं, और हम सिंध जो है ना टैक्स भी देते हैं।
हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, हम एक एक चीज़ पर टैक्स दे रहे हैं, हम पेट्रोल पर लेवी दे रहे हैं, हम आपकी सुई गैस पर फिक्स टैक्स दे रहे हैं, हम आपकी केएमसी के पैसे दे रहे हैं अपने बिलों के अंदर, कचरा हम खुद उठवा रहे हैं, हम आपको एजुकेशन और इसके सेहत की मद में हम आपको पैसे देते हैं, बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, इलाज हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, तो हम कहाँ जाएं। ऊपर से आप लोग कह देते हैं कि आप वहाँ पे टैक्स ले लेते हैं गाड़ी रजिस्ट्रेशन के, और नंबर प्लेट आप हमें खुद बनानी पड़ती है। जब हम आपके पास नंबर प्लेट बनाने आते हैं आप बोलते हैं हम आपसे 1800 रुपये लेंगे और नंबर प्लेट तीन महीने बाद देंगे, लेकिन चालान आपको अभी करेंगे। पुलिस आपकी करप्ट है, रोज़ की रोज़ वीडियोस आपकी आ रही होती हैं। बात शुरू हुई थी टंकर माफिया से, डंपर माफिया से, नज़ला गिरा मोटरसाइकिल वालों पर। ये तो पाकिस्तान का, ये तो कराची का हाल है, ये तो सिंध का इस वक्त आपने हाल किया हुआ है, बेड़ा गर्क कर रखा है आपने सिंध का। नाज़रीन, बस अफसोस कर सकते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पता नहीं कब कोई आएगा, कोई रेवोल्यूशन आएगा तो ही जाकर सिंध का और पाकिस्तान का हाल बेहतर होगा। हम पता नहीं किस तरफ जा रहे हैं। कराची में अभी आप बात करें मसाइल की तो बेतहाशा मसाइल हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कोशिश करेंगे कि आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम लेके आते रहें और कराची के हाल बताकर, सिंध का हाल बताकर आपको मायूस भी करते रहें, मोटिवेट भी करते रहें कि इनके खिलाफ जब तक आप नहीं उठेंगे इसी तरह हमें जुल्म सहना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।